क्लासिफिकेशन की 4th क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया। हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी खत्म कर चुके हैं। मोनेरा में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ के बारे में, फंजाई में फंगस के बारे में, प्लांटी में प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमारा अगला जगत है वो है एनिमेलिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया को हम दो भागों में पढ़ते हैं, पहला अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। अकशेरुकी मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और कशेरुकी में हम पढ़ते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो एनिमल्स को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला हो जाता है हमारा कशेरुकी और दूसरा, पहला अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो होते हैं अकशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं कशेरुकी। अब इसमें हमारे पहला संघ आता है पेरिफेरा। पहला संघ कौन सा है? पेरिफेरा। दूसरा सिलेंटेटा, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज, चौथा नेमेटोडा, एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और आठवां जो संघ एनिमेलिया के अंतर्गत आता है वो आता है कशेरुकी, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर वर्ग आते हैं, इसके अंदर आते हैं 5 वर्ग। हमने पढ़ा था सबसे पहले होता है जगत, फिर होता है संघ, इसके बाद आता है वर्ग। तो कशेरुकी जो संघ है 8वां, उसके अंतर्गत आते हैं हमारे 5 वर्ग। पहला मत्स्य वर्ग होता है जिसमें हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा उभयचर होता है, इसमें हम ऐसे जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं जो जमीन और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं। तीसरा सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं। चौथा पक्षी जो हवा में उड़ते हैं। पांचवा स्तनधारी के बारे हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा पेरिफेरा। सबसे पहला जो संघ हमारा है वो है पेरिफेरा। पेरिफेरा को जो है ना स्पंज नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम जो है स्पंज है, क्योंकि इसमें जो भी जंतु पाए जाते हैं उनके शरीर का जो आकार होता है ना, शरीर जो स्पंजी टाइप का बना होता है, इसमें ये बना हुआ है। ये जो है ना स्पंजी होते हैं, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? स्पंज है। दूसरी इंपोर्टेंट बात इनकी ये है कि ये जलीय जीव होते हैं। ये थल पर नहीं पाए जाते, ये केवल जल में पाए जाते हैं, केवल जल में पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। खराब जल में ये नहीं पाए जाते। कैसे जल में पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये स्पंजी होते हैं, स्पंजी होते हैं और इनमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, ये इस टाइप से और इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इसमें जो छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको हम ओस्टिया कहते हैं, उनको हम ओस्टिया कहते हैं। इसमें काफी सारी बॉडीज में इसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें सबसे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ओस्टिया। और जो बड़े छिद्र होते हैं, बड़े छिद्र को हम क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम हम बोलते हैं। इनमें बड़े और छोटे छिद्र का काम क्या होता है? छोटे छिद्र के द्वारा सांस अंदर ली जाती है, मतलब छोटे छिद्र के द्वारा वायु अंदर जाती है और बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। पहले ये स्पंजी टाइप के होते हैं, दूसरा इनमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं और छोटे छिद्र से हवा जाती है और बड़े छिद्र से हवा बाहर निकल जाती है। और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अचल होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, ये अपनी एक ही जगह पर स्थित रहते हैं। और अगला क्या है इम्पोर्टेंट? चट्टानों से चिपके रहते हैं। अचल हैं तो चट्टानों से
चिपके रहेंगे। ये इसका फोटो है पहला। ये स्पंजी होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र के थ्रू हवा आती है और बड़े छिद्र के थ्रू हवा निकल जाती है। ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। ये हमारा पेरिफेरा। इसके उदाहरण है इंपोर्टेंट, साइकोन, यू स्पोंजिला, स्पॉन्जी है इसलिए स्पोंजिला, और यू स्पोंजिला, दो टाइप के ये होते हैं। ये साइकोन, ये इसके इंपोर्टेंट उदाहरण है। अगला जो हमारा संघ है वो है संघ सिलेंट्रेटा। अगला संघ जो है हमारा वो है संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है ना, ये भी जलीय होते हैं। ये सबसे देखा हुआ पौधा है जो कि है जेलीफिश। ये जंतु है, पौधा नहीं है, जंतु है जो कि जेलीफिश। जेलीफिश है। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, ये जलीय होते हैं, मतलब केवल जल में पाए जाते हैं, थल पर ये नहीं पाए जाते, केवल और केवल जल में पाए जाते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दो रूपों में पाए जाते हैं। पहले जो हमने पढ़े थे पेरिफेरा में, जो हमने पढ़े थे वो केवल अचल जंतु थे, मतलब वो एक ही जगह स्टेबल रुके हुए थे। लेकिन ये है दो टाइप। पहला अचल, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। दूसरे जो चल टाइप के होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मेड्यूसा। तो दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं अचल, दूसरे होते हैं चल। चल को बोला जाता है पॉलिप, और अचल को बोला जाता है पॉलिप, और चल को मेड्यूसा हम बोलते हैं। इसमें जो है ना, धागे नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे हम जेलीफिश देखते हैं समुद्र में, तो जेलीफिश इस टाइप की होती है। कैसी होती है? ऐसी। तो इसके जो मुख के पास जो धागे नुमा संरचना होती है, जिससे ये मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ये धागे को हम बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स हम बोलते हैं। इसमें जो बहुत इंपोर्टेंट चीज है, इसमें जो धागे नुमा जो संरचनाएं होती है, उसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। इसके मेन उदाहरण है, सबसे इंपोर्टेंट है जेलीफिश। जेलीफिश एक बिना रीढ़ की हड्डी वाला जंतु है। फिश जो होती है, नॉर्मल फिश जो होती है, वो होती है वर्टिब्रेट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी वाली, लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ये इसमें कोई भी गुण मछली जैसे नहीं होते हैं। ये केवल एक बिना रीढ़ की हड्डी वाला जंतु है। इसका अगला उदाहरण है हाइड्रा, अबीलिया और फाइसीलिया। ये इसके उदाहरण है। इसके चार ही इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला जलीय होते हैं, दूसरा दो रूपों में पाए जाते हैं। अचल को हम पॉलिप बोलते हैं, चल को मेडूसा बोलते हैं। मुख के पास धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। ये चल और अचल दोनों टाइप के होते हैं। जैसे जैसे हम आगे संघ में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम थोड़े थोड़े से विकसित जंतुओं को हम इसमें पढ़ेंगे। पहले जो थे पेरिफेरा, वो कैसे थे? अचल थे, वो थे अचल। दूसरे हमने पढ़े तो ये चल और अचल दोनों टाइप के होते हैं। तीसरा अगला जो हमारा आता है वो है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी से हम समझ रहे हैं कि ये चपटे टाइप के होते होंगे। प्लेटी से ले लो प्लेट, मतलब ये थोड़े से चपटे आकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? आकार में थोड़े से चपटे होते हैं, जो हमें फोटो में दिख रहे हैं। ये थोड़े से आकार में चपटे होते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट इसका पॉइंट है, ये उभयलिंगी होते हैं। तीसरा परजीवी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं मतलब नर और मादा अलग अलग नहीं होते। नर और मादा अलग नहीं होते। इसमें एक ही जंतु में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? आंतरिक परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी।
ये कैसे होते हैं? अंतः परजीवी, अंतः परजीवी होते हैं। अंतः मतलब ये किसी के शरीर के अंदर अपना पोषण लेते हैं, किसी भी इंसान के शरीर के अंदर जाएंगे और उसके अंदर जाके बीमारी पैदा करेंगे और अपना पोषण वहां से प्राप्त करेंगे। तो ये कैसे होते हैं? परजीवी, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको पैरासाइट प्रकार के होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके शरीर में देह गुहा नहीं होती। हमने देखा कि शरीर इनका कैसा होता है? चपटा होता है। इनका शरीर इतना चपटा होता है कि इनके शरीर की जो देह गुहा होती है वह पूरी तरह से विकसित होती ही नहीं है या फिर पाई ही नहीं जाती। इनका शरीर कैसा होता है? बहुत ज्यादा चपटा होता है। ये हम देखें, ये इंसानों के अंदर भी कई प्रकार की बीमारी पैदा कर देते हैं। इंसानों और जानवरों में भी ये बीमारी पैदा करते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, परजीवी होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। देह गुहा विकसित नहीं होती क्योंकि इनका शरीर बहुत ज्यादा चपटा होता है। अगला जो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है, इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। अब देह गुहा नहीं है तो पाचन तंत्र भी विकसित नहीं होगा। मतलब इनमें प्रॉपर जो रीढ़ की हड्डी वालों में जो पाचन तंत्र पाया जाता है, आमाशय, मुख गुहा और आंत, ये सारी चीजें इनमें विकसित नहीं होती। इनमें पाचन तंत्र किसी भी तरह का विकसित नहीं होता है। अब इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जब पाचन तंत्र पूरा प्रॉपर इनमें नहीं है, लेकिन उत्सर्जन इनमें कैसे होता है? ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ज्वाला कोशिका को हम इंग्लिश में फ्लेम कोशिका भी कहते हैं। फ्लेम मतलब ज्वाला, यहाँ लिख लेते हैं ज्वाला कोशिका, फ्लेम कोशिका। इसको हम फ्लेम कोशिका भी। प्लेटी हेलमिंथेस जो होते हैं ना, ये पूरे वर्म होते हैं। वर्म मतलब जो शरीर के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। ये तीन टाइप्स होते हैं। अगले जो दो तीन हम संघ पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे वर्म होते हैं। ये चपटे होते हैं और परजीवी होते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, शरीर में देह गुहा नहीं होती, पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। उत्सर्जन इंपोर्टेंट पॉइंट है, ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका के द्वारा होता है। और ये अंतः परजीवी होते हैं, मतलब जिसके भी शरीर में जाएंगे उसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। इंसान को पता भी नहीं होता और उसके अंदर इस टाइप के पैरासाइट रहते हैं और बीमारी पैदा करते रहते हैं। इसके उदाहरण है प्लेनीरिया, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो होता है ये इंसानों में पाया जाता है, मतलब लीवर में होगा और बीमारी पैदा करेगा। लीवर फ्लू किस में करता है? इंसानों में बीमारी पैदा करता है। अगला इसका उदाहरण टेपर फेसियोलर टिनिया, ये इसके इंपोर्टेंट उदाहरण है। इसमें एक ही इंपोर्टेंट चीज सबसे ज्यादा है कि इनमें जो है ना उत्सर्जन ज्वाला या फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला जो हमारा संघ आता है वो आता है एस्केलमेंथीज। अगला जो संघ है वो है एस्केलमेंथीज, या इसको बोलते हैं हम नेमाटोड वाला संघ। इसमें जो है ना नेमाटोड आते हैं। इसका पहला हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जलीय, थलीय और परजीवी होते हैं। मतलब ये जल में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाएंगे, जमीन पर मतलब थल में भी पाए जाएंगे, और परजीवी होते हैं तो किसी के शरीर में भी ये उपस्थित होते हैं। मतलब ये तीनों जगह होते हैं। खुले तौर पे जल में भी होंगे, थल में मतलब जमीन पर भी होंगे, और परजीवी हैं तो किसी इनका जो पोषक या होस्ट जो होगा ना, तो होस्ट के शरीर में भी ये रहते हैं। इनका आकार देखो, आकार कैसा होता है? इनका पतला होता है, मतलब पतला और धागेनुमा होता है। इनका शरीर लंबा, पतला और धागेनुमा होता है। नेमाटोड जो होते हैं वो इंसानों, जानवरों और फसलों तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब इंसान भी बीमार होंगे इनसे, जानवर भी बीमार होंगे और
फसलों में भी ये कई तरह की बीमारी फैलाते हैं। नेमाटोड जो है ना कई तरह की, और नेमाटोड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये अलग से एक पॉइंट है। नेमाटोड के अध्ययन को जो है ना नेमेटोलॉजी कहा जाता है। नेमेटोलॉजी ये एक अलग से पॉइंट है। जो नेमाटोड का जो हम अध्ययन करते हैं ना उसको हम नेमेटोलॉजी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं और परजीवी होते हैं। इनका शरीर जो है ना लंबा, पतला और धागेनुमा होता है। फोटो में हमें दिख रहा है ये एग्जाम्पल, कैसा होता है, लंबा, पतला और धागेनुमा होता है। इनमें जो है ना एक स्पष्ट आहार नाल होती है। बाकी हम जो पहले पढ़ रहे थे उनमें आहार नाल विकसित नहीं हो पाई थी। प्लेटी हेलमिन्थ्स थे, प्लेट के समान थे, प्रॉपर आहार नाल इनकी नहीं थी। लेकिन इनमें क्या है, स्पष्ट आहार नाल हमें दिखाई देती है। मतलब इनका मुख से लेके गुदोद्वार तक पूरा आहार नाल जो है ना विकसित होती है। मुख व गुदा उपस्थित आहार नाल पूर्णतः विकसित होती है। इनमें जो है ना उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। उत्सर्जन जो है ना प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन एक इंपॉर्टेंट चीज है, उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा, इनमें उत्सर्जन होता है। दूसरा ये एक लिंगी होते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो उभयलिंगी थे। उभयलिंगी मतलब क्या था, नर और मादा साथ में थे। लेकिन एक लिंगी का मतलब क्या होता है, नर जो जंतु होता है वो अलग होता है और मादा जंतु अलग होता है। इसमें ये जो है ये मेल है और ये फीमेल। मेल थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन फीमेल थोड़ी सी लंबी और पतली। इसका इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट उदाहरण है एस्केरिस। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, इसकी बॉडी जो है ना क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। मतलब इसकी बॉडी पे एक प्रॉपर कवर होता है जो कि क्यूटिकल का बना होता है। एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनका शरीर जो है ना अखंडित होता है। शरीर कैसा होता है, अखंडित होता है। मतलब हम इसके शरीर को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, ये पूरा एक ही भाग है। जैसे दूसरे कीड़ों का होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि सिर अलग होता है, फिर वक्ष अलग होता है और उदर अलग होता है। मतलब तीन भागों में किसी भी कीड़े का शरीर बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर। लेकिन इसमें जो है ना पूरा शरीर एक रहता है। मतलब अलग अलग भागों में हम इसको नहीं बांट सकते। उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा है। एक लिंगी होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण इसके इंपोर्टेंट है एस्केरिस और बुचेरिया। एस्केरिस और बुचेरिया इसके मुख्य उदाहरण। इसमें आते हैं अपने नेमाटोड। अगला जो हमारा संघ है वो है एनिलिडा। क्या है, एनिलिडा है। एनिलिडा है और विकसित होता है। मतलब हम धीरे धीरे विकसित जंतुओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में हमने जो पढ़ा था कि वो बिल्कुल भी विकसित नहीं होते, मतलब एक जगह ही रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी वो नहीं जा सकते। फिर हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ चल होते हैं, कुछ अचल होते हैं। उसके आगे हम थोड़े बड़े तो हमने देखा कि उनके शरीर में थोड़ा सा मुख गुहा वगैरह विकसित होने लगी। अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़े, मतलब हम पहुंच गए एनिलिडा। एनिलिडा में हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे भोजन के लिए किस पे आधारित थे, दूसरों पर आधारित। मतलब अपना भोजन खुद कहीं से नहीं कर पा रहे थे, मतलब पैरासाइट के रूप में किसी और के शरीर में, मतलब वो अपने सेल्फ जो है ना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी मतलब कैसे होते हैं, फ्री लिव। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मतलब
किसी और के शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं होती। ये जीवाणु जो ये जो जंतु है ना, ये जंतु हमारे देखे हुए, ये जो है इसको जोंक बोलते हैं, जोंक। इसको केंचुआ बोलते हैं, जो कि सबने देखा ही हुआ है। और इसको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पटार बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी। या फिर इसको इंग्लिश में सेंटीपिड्स बोलते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं, इनके शरीर अनेक खंडों में विभाजित रहता है। अब इसका शरीर देखो, इसमें कई खंड होते हैं, बहुत सारे खंडों में इसका शरीर विभाजित होता है। अगर हम इसको बनाते हैं तो इस टाइप से इसका शरीर। इनकी जो ऊपरी कवर होता है, इनके ऊपर एक कवर होता है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। मतलब इनकी जो बाहरी त्वचा है उसको क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि क्या करती है? एक बाह्य कंकाल प्रदान करती है। अब शरीर की रक्षा के लिए कुछ तो चाहिए ऊपर से। मिट्टी में रहते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दबा पड़ा और खत्म। जैसे जेलीफिश होती है, जेलीफिश के शरीर में कोई स्पेशल कवर बहुत मजबूत नहीं होता है, तो अगर इस पर कुछ भी पिंच कर दो तो वो अंदर चला जाए। लेकिन इनके शरीर में थोड़ा सा शरीर इनका मजबूत होता है, जो कि बाह्य कंकाल का काम करता है। इनमें उत्सर्जन इम्पोर्टेंट होता है। जो एनिलिडा के जीवाणु होते हैं, इनमें उत्सर्जन जो है ना, वो नेफ्रीडिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें लिख लेते हैं। श्वसन जो है ना, त्वचा द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। और कुछ जंतु में गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा हो गया? नेफ्रीडिया के द्वारा। और श्वसन किसके द्वारा हो रहा है? त्वचा या गिल्स के द्वारा इसमें श्वसन होता है। इसके शरीर पर जो है ना, कांटे नुमा शंकु पाए जाते हैं। ये देखो, इसके शरीर पे दिख रहा है ना। मतलब इनके कुछ जंतु इसमें ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, और जनरली बहुत सारे जंतु होते हैं उनके शरीर पर नहीं पाए। तो ये इंपोर्टेंट ज्यादा पॉइंट नहीं है। इसका उदाहरण क्या है? सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? केंचुआ इसका इंपोर्टेंट। एनिलिडा में कौन सा इंपोर्टेंट है? केंचुआ है और जोंक। ये दोनों ऐसे जीवाणु हैं, मतलब ऐसे जंतु हैं जो कि फायदेमंद होते हैं। ये क्या करता है? मिट्टी से खाद बनाता है। किसान मित्र भी बोलते हैं केंचुआ को। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अगला जो हमारा संघ है, एनिलिडा के बाद हम अब और विकसित जो है ना जंतुओं पे हम पहुंचेंगे। एनिलिडा के बाद आता है हमारा कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ये जो है ना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कैसा है? इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज ये है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ।
आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि इसमें जो है ना सबसे ज्यादा जीव जो है ना जंतु आते हैं। मतलब मोस्टली कीड़े जो होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे बीटल हुआ, टिड्डा हुआ, ये हम देखने को मिलते हैं। मच्छर दिखते ही हैं, मकड़ी हुई, तितली हुई, चींटी हुई, ये सब किसमें पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा हम बोलते हैं। ये सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी जंतु आते हैं ये क्या है, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, मतलब जमीन पे भी पाए जाते हैं, और कुछ हवा में भी होते हैं। मतलब तीनों जगह इसके जीव जंतु पाए जाते हैं। मच्छर वायु में पाया जाता है, बीटल थल में पाए जाते हैं, टिड्डा थल में पाया जाता है, और केकड़ा कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। इसी कारण ये क्या है? आर्थ्रोपोडा जो है ना, इसके अंतर्गत जो आते हैं उन जो कीड़े भी आते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? मतलब ये फुली इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, मतलब इन्हीं ही इंसेक्ट माना जाता है, क्योंकि इनका शरीर जो है ना तीन भागों में फिक्स जो है ना हम विभाजित कर सकते हैं। मतलब कीड़े की यही परिभाषा होती है कि कीड़ा वही होता है जिसका शरीर तीन भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं वो तीन भाग? सिर, वक्ष और उदर। ये तीन भागों में इनका शरीर विभाजित होता है। किन किन भागों में? सिर, वक्ष और उदर। मतलब जो इंसेक्ट जो होता है उसका एक भाग कैसा होता है? सिर होता है, दूसरा कैसा होता है? उदर, और तीसरा दूसरा वक्ष, और उदर मतलब पेट वाला। ये हम तीन भागों में इसको विभाजित बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसेक्ट में ये वाला भाग जो है ना जुड़ जाता है, ये वाला भाग जो है ना जुड़ा हुआ दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं सेफेलोथोरेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सेफेलोथोरेक्स जो है ना इसको बोला जाता है। इसमें कीट जो है ना, कीट कीट ज्यादातर जो सबसे नुकसानदायक कीट जो होते हैं ना, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम देखते हैं बीटल भी नुकसान पहुंचाते हैं, टिड्डा फसलों को खा जाता है। इधर मच्छर क्या करता है? बीमारी पैदा करता है। बिच्छू क्या करता है? काट लेता है। मकड़ी भी गंदगी पैदा करती है। चींटी, ये एक तरह से प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रकृति के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये सारे बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये इल्ली, तो इनका शरीर तीन भागों में विभाजित रहता है। सिर और वक्ष अगर मिल जाते हैं तो उसको सेफेलोथोरेक्स बोला जाता है। इनकी जो बाह्य कंकाल है, इसके अंतर्गत जो कीट आते हैं उनका जो बाह्य कंकाल जो है वो किसका बना होता है? क्यूटिकल। मतलब एक मजबूत जो है ना बीटल का देखो, उसके शरीर पे बहुत ही मजबूत एक परत होती है, जो काय की बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ी थी, कि इनमें जो है ना खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की धमनी या शिराएं नहीं, क्या नहीं होती है? धमनी शिरा जो है ना इनमें नहीं होती। आ गया समझ में? खुला परिसंचरण तंत्र होता है और धमनी शिरा इसमें नहीं पाई जाती। इसमें जो रक्त जो है ना खुले रूप से जो है ना गुहा में बहता है। किसमें बहता है? गुहा में बहता है। आगे समझ में? इन इसके अंदर जो कीट आते हैं उनमें क्या है, निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें जो है ना निषेचन की क्रिया जो होती है बाह्य भी होती है
मतलब निषेचन बाहर भी पाया जाता है और आंतरिक, मतलब निषेचन की क्रिया बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। मतलब निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर भी होती है कुछ में, और कुछ में कैसी होती है, शरीर के बाहर भी होती है। इनके शरीर में जो है ना द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्विक सममिति। क्या पाई जाती है? शरीर में द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। आगे इसके बारे में यही इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा चाहिए थी। पहली चीज तो आर्थ्रोपोडा जो है ना ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें मतलब सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े इसी में आते हैं। सबसे ज्यादा कीड़े कहाँ आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके उदाहरण बहुत सब देखे हुए से हैं। इसमें लिख लेते हैं हम, बिच्छू आता है, और इसमें क्या है उदाहरण? तो बहुत सारे उदाहरण। इसमें क्या है? मकड़ी है, झींगा है, जो इसमें दिख रहा है, चींटी है, चींटी है ना इसमें, मच्छर है, मक्खी भी है, तिलचट्टा है, तिलचट्टा है, और रेशम का कीड़ा भी इसी के अंतर्गत आता है। रेशम कीट जो है ना वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। मतलब बहुत सारे कीड़े जो है ना वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उदाहरण हमने देख लिए, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गई, झींगा हो गया, चींटी हो गई, मच्छर हो गई, मक्खी हो गई, तिलचट्टा और रेशम कीट इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो है ना ये झींगा है। ये क्या है? झींगा है, समुद्री प्रॉन बोलते हैं, समुद्री झींगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉन बोलते हैं। इसको खाया भी जाता है। आगे समझ में? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है मोलस्क। अगला क्या है हमारा? मोलस्क है। मोलस्का में अलग टाइप के थोड़े से जंतु आते हैं। मोलस्का में कैसे जंतु आते हैं? सबसे थोड़े से अलग ही। इनका शरीर जो है ना बहुत ही कोमल होता है। शरीर कैसा होता है? बहुत कोमल होता है और खंडहीन होता है। अगर हम देखें इसको, जैसे ये है, तो इसके शरीर में खंड नहीं है। मतलब हम इसको बांट नहीं सकते कि यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। मतलब इसके शरीर को हम विभिन्न भागों में, मतलब सिर, वक्ष और उदर में हम नहीं बांट सकते। इसके शरीर को हम सिर, वक्ष और उदर में नहीं बांट सकते। ये कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। मतलब ज्यादातर कैसे होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं और ज्यादा पानी वाली जगहों पर रहते हैं। तो ये देखो, ये शीप टाइप का है कुछ। ये क्या है? ऑक्टोपस। ये क्या है? ऑक्टोपस है। ये क्या है? स्नेल है। क्या है? स्नेल है। ये भी ऑक्टोपस का फोटो है। ये भी ऑक्टोपस है। ये भी ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस का काफी टाइप के होते हैं। ये सारे क्या है? ऑक्टोपस है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली ये समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ इनमें से थल पर भी पाए जाते हैं। स्नेल देखो तो स्नेल कहाँ होती है? जमीन पर। बहुत ज्यादा जहाँ बारिश होती है ना वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेल पाए जाते हैं। स्नेल कहाँ होती है? जमीन पर होती है। लेकिन ऑक्टोपस कहाँ होता है? समुद्र में होता है और स्वच्छ जल में होता है। ऑक्टोपस कभी भी खराब जल में नहीं रहता। नाले में आप नहीं पा सकते ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस हमेशा कहाँ रहेगा? स्वच्छ जल में रहता है। इनकी विशेषता लिख ली अपन ने। खंडहीन होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं। इनका शरीर बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए ये सेल को रखते हैं हमेशा अपने साथ।
स्नेल को सेल से बाहर आप नहीं निकाल सकते हो, थोड़ी सी भी गर्मी पड़ेगी ना तो ये सेल के अंदर हो जाएगा, या फिर बाहर रहेगा तो मर जाएगा, क्योंकि इनका शरीर बहुत ज्यादा कोमल है। इनके शरीर पर एक स्पेशल यहाँ पे कोई कवर नहीं होता। मेन कवर जो होता है सुरक्षा का काम क्या करता है, स्नेल करता है। इनका बहुत ही कोमल शरीर होता है, जरा सी धूप लगी और ये गए। ये क्या करते हैं, मंद गति से चलते हैं। स्नेल देखो आधे घंटे में 1 मीटर चल पाएगा। स्नेल कैसे चल, आधे घंटे में 1 मीटर की दूरी तय कर, मतलब बहुत ही मंद गति से ये चलते हैं। इनका शरीर क्या है, एक पतली झिल्ली से ढका होता है। इनका शरीर क्या है, एक पतली झिल्ली, मतलब ये क्या है, सूख जाती है तो वो बहुत ही पतली है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल मतलब पागल वाला मेंटल नहीं है, क्या है, मेंटल। मतलब इनके शरीर पे जो पतली झिल्ली पाई जाती है, जो इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है मेंटल, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये क्या है, इनकी शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है। उसका मेंटल का काम क्या होता है, एक तो शरीर को सहारा देना, शरीर को क्या देती है, सहारा भी देती है। कठोर होता है ये बहुत, कठोर होता है तो सुरक्षा भी प्रदान करता है। इनकी जो आहार नाल है ना, आहार नाल कैसी होती है, पूर्ण होती है, मतलब इसमें एक आहार नाल होती है। आहार नाल का आकार क्या होता है, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आहार नाल होती है जो कि कैसी होती है, यू आकार की होती है। कैसी होती है, यू आकार की होती है। कैसी होती है, यू आकार की आहार नाल होती है। और इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनका जो है ना रक्त परिसंचरण, क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र इनका कैसा होता है, थोड़ा सा विकसित होता है। कैसा होता है, विकसित होता है। लेकिन हमने देखा है कि ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, नीला होता है, मतलब इनमें रंगहीन पाया जाता है। कई तरह का इनमें ब्लड पाया जाता है। नीला कलर में लिख देते हैं इसको, नीला। कुछ में कैसा होता है, हरा भी होता है, और कुछ में कैसा होता है, रंगहीन भी होता है। कैसा होता है, रंगहीन भी होता है। रंगहीन मतलब उसमें कलर नहीं होता है, ये पानी जैसा होता है। और कुछ में कैसा होगा, लाल तो कॉमन ही है, तो कैसा होता है, नीला, हरा, रंगहीन और लाल जो है ना, इसमें अलग अलग तरह का रक्त पाया जाता है। और जो रक्त का जो कलर होता है उसके लिए एक वर्णक काम करता है। किसी भी चीज का जब कलर हम डिफाइन करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, एक वर्णक होता है। इसमें जो रक्त के लिए जो वर्णक होता है ना, उसको हम बोलते हैं हीमोसियानिन। क्या हम बोलते हैं, हीमोसियानिन उसको बोला जाता है, जो कि एक वर्णक होता है। क्या होता है, एक रक्त वर्णक होता है, जो कि इनके रक्त को अलग अलग रंग प्रदान करता है, नीला, हरा, रंगीन और लाल। क्या होता है, हीमोसियासिन। कौन सा वर्णक होता है, हीमोसियासिन होता है। इनमें जो है ना अलग अलग टाइप से ये पाए जाते हैं। कुछ जो है ना, कुछ जंतु, मतलब इसमें हम पढ़ सकते हैं, कुछ जंतु जो है ना कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब मादा और नर जो है ना अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, उभयलिंगी भी इसमें होते हैं, मतलब नर जननांग और मादा जननांग कैसे पाए जाते हैं, साथ में पाए जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण कौन सा है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्का में आता है। मोलस्का में जो है ना
इसमें आते हैं नाजुक शरीर वाले, मतलब कोमल शरीर वाले। इसमें जितने भी जीव आएंगे ना, वो सबके शरीर जो है ना कोमल होते हैं, लेकिन किसी ना किसी, अब शरीर कोमल है तो शरीर की रक्षा के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो कवर से ढके रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, मेंटल, जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, कोमल शरीर होता है, वो धीरे धीरे काम करते हैं। आगे समझ में, उदाहरण आगे समझ में, उदाहरण कौन सा है, ऑक्टोपस है और सीप है। सीप ऐसा होता है ना, इस टाइप से, जिसमें से मोती निकलता है। मोती कहाँ से निकलता है, सीप से निकलता है। आगे समझिए, शंख जो है ना इसी से प्राप्त होते हैं, शंख भी इससे प्राप्त होते हैं, स्नेल से प्राप्त होते हैं। शंख टाइप के बने रहते हैं। अब हमारा मोलस्क का खत्म, अब हमारा ये 7वें नंबर का संघ बचा हुआ है, जो कि लास्ट संघ, जो कि लास्ट संघ है, इसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। इसमें हम इंपोर्टेंट चीजें अब देखते हैं। पहली चीज तो क्या है, ये समुद्री जीव होते हैं। ये सारे जीवों के जो भी फोटो हैं, ये हमने कभी भी नदी नालों में नहीं देखे। ये कहाँ होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, मतलब तंत्रिका तंत्र में जो है ना, इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। इनमें जो है ना उत्सर्जन अंग भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, उत्सर्जन अंग भी इसमें नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है। उत्सर्जन अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि लैंगिक प्रजनन होता है तो नर और मादा दोनों विकसित होंगे। उदाहरण क्या है इसमें, स्टारफिश है और कुकुमेरिया है। स्टारफिश क्या है, अब ये भी एक फिश आ गई, एक और फिश हमने कौन सी पढ़ी थी, जेलीफिश। एक और हमने कौन सी पढ़ी थी, जेलीफिश हमने पढ़ी थी। लेकिन ये दोनों फिश तो नाम है, लेकिन ये वास्तव में इनमें फिश जैसे कोई भी गुण नहीं होते। ये जो है ना बिना रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। फिश में क्या होती है, जो ओरिजिनल फिश होती है वो कैसी होती है, रीढ़ की हड्डी वाली। उसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसमें क्या हो गया, स्टारफिश और कोकोमेरिया, ये क्या है, और उदाहरण है इसके, सी कुकुम्बर है। सी कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, समुद्री खीरा भी इसको बोला जाता है। सी लिली हो गया, सी लिली, सी अर्चिन, इसको क्या बोलते हैं, अर्चिन। तो लिख देते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्री आर। ये कांटे जैसा दिख रहा है। कभी कभी इनके शरीर पे क्या है, इनके शरीर के निचले भाग पे, इनके शरीर के निचले भाग पे क्या है, एक चूनेदार प्लेट होती है। इसको हम पूरा लिख लेते हैं, शरीर के निचले भाग पर चूनेदार प्लेट होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऊपरी भाग पर क्या है, कांटे पाए जाते हैं। ऊपरी भाग पर कांटे पाए जाते हैं। ऊपरी भाग पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं।
हमने देखा कि लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन होता है मतलब नर अलग होता है, एक लिंगी होते हैं कुल मिला के ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, मतलब नर अलग होता है और मादा जीव जो है ना अलग होता है। इनमें क्या है, पुनर मतलब पुनर्रूप, मतलब ये क्या होता है, रीजनरेशन कर सकते हैं, मतलब इसके अगर कुछ अलग भाग को अपन काट देते हैं ना तो पूरा शरीर इसका विकसित हो जाता है। मतलब इसके शरीर के जैसे मान लो ये है तो इसका कुछ हमने भाग अलग से काट दिया तो ये अलग शरीर बना लेगा, ये अपना अलग शरीर बना लेगा। ये है स्टारफिश, जिसमें 5 पैर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हमने देख लिए, स्टारफिश, कुकुमेरिया, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा और सीली।